गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 26 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज इजराइल हिट साउथ गाजा एज वर्ल्ड लीडर्स सीक पोज। तो इजराइल ने, हम कब से देख ही रहे हैं, 7 अक्टूबर से देख रहे हैं, आज 26 अक्टूबर हो गई है। ऑलमोस्ट 20 दिन होने वाले हैं इजराइल और गाजा के युद्ध को, और उसके बीच में लगातार इस डिस्ट्रक्शन का जो माहौल बना हुआ है, इतनी ज़्यादा हमें इंजरीज, इतनी ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है, उन सब के अंदर से इजराइल ने फिर से जो साउथ गाजा है उसको हिट किया है। एयर स्ट्राइक फिर से की है कल 24 घंटों के अंदर। जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ये बयान आया है कि 700-750 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमने पिछले 3 दिन पहले देखा था कि कैसे ये जो आंकड़ा था वो 400 प्लस लोगों का था, ठीक है, 473 समथिंग ये था। उसके बाद ये 704 होता है। और कल की एयर स्ट्राइक यानी पिछले 24 घंटों की 23 अक्टूबर की 25 या 24 अक्टूबर की जो एयर स्ट्राइक होती है उसमें जान जाती है 750 लोगों की। 750 पीपल जो है वो मारे जाते हैं। ऐसा गाज़ा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनका ये बयान है। बहुत सारे नेशंस, बहुत सारे देश जो है वो इस चीज़ के अब बीच में से हट रहे हैं। वो इंटरनेशनल फोरम्स बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब जो अटैक हो रहा है उस पर पॉज कर देना चाहिए। लेकिन इजराइल का ऐसा मानना नहीं है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतान्याहू बेंजामिन, उनका कहना है कि अभी हमारी जो सोल्जर्स होंगे वो ग्राउंड के थ्रू एंटर करने वाले हैं, ग्राउंड के थ्रू हमास का बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं जितने भी मिलिटेंट्स हैं। और अभी तक उन्होंने हालांकि ऐसे कोई डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं की है। इसके अलावा इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक इजराइल ने सीरिया के ऊपर भी की है, जहां पे उनके 4 सोल्जर्स की डेथ हो गई है। वो इजराइल ने इस वजह से किया है क्योंकि सीरिया जो है वो साथ दे रहा था गाज़ा का, वो बैकन कर रहा था, यानी सपोर्ट कर रहा था गाज़ा को। और ईरान भी जब बीच में आता है, और ईरान जो है वो सीरिया को एक्चुअली में सपोर्ट करता है, ईरान ही बैकन करता है सीरिया का जो हिजबुल्लाह ग्रुप्स है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, उन दोनों को ये सपोर्ट कर रहा है। लेबनान के भी कुछ और जो पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। लेबनान से ऑलमोस्ट 42 लोगों की डेथ अभी तक टोटल हो चुकी है। और ईरान ने अभी इस पे स्टेटमेंट दी है कि ईरान आगे चलकर जो है इजराइल के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या तो वो जो गाज़ा के ऊपर कर रहा है उसको बंद कर दे। तो ऐसा धमकी ईरान की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि जब हम बात करते हैं अमेरिका और यूके की, तो वो दोनों के दोनों चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिल रही है लोगों को, और इतना ज़्यादा डेथ का जो टोल है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इस पे अब रोक लग जानी चाहिए। अब से पहले हम देख रहे थे कि कैसे अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ था, वो उसको कुछ भी रोकने को नहीं बोल रहा था। हाँ, मीडिएटर बना हुआ था, एड पहुँचाने में मदद करवा रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, मदद वहाँ के लोगों तक जाने दीजिए, लेकिन वो रोकने को नहीं बोल रहा था। लेकिन आज यूएसए जो है, अमेरिका जो है, उसने भी अपना स्टैंड थोड़ा सा बदल लिया है। अभी तक टोटल डिस्ट्रक्शन जो है वो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इजराइल की तरफ से ये जो आंकड़ा है ये कांस्टेंट है पिछले 3 दिनों से, यानी इजराइल की तरफ से पिछले 3 दिनों से सिर्फ 1400 लोगों की डेथ हुई है। और पैलेस्टाइन का ये आंकड़ा हर रोज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना गैप आ गया है। 6546 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ देखने को मिल चुकी है। और लास्ट 24 आवर्स में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि 750 पीपल्स की जान यहाँ पे जा चुकी है। इंजरी देखें तो आप देखिए कि कैसे 5400 प्लस जो लोग हैं वो इजराइल की तरफ से इंजर्ड हो चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इंजरी दोनों तरफ हो रही है, इजराइल की तरफ भी हो रही है, गाज़ा की तरफ भी हो रही है। और अगर गाज़ा को देखें तो ये आंकड़ा हो गया है 17,439, यानी कि ऑलमोस्ट 17,500 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं, उनको इंजरीज हो चुकी हैं। और लेबनान से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ओवर 100 जो पैलेस्टाइनीज थे वो वेस्ट बैंक के अंदर भी उनकी डेथ हो चुकी है। हालांकि हमें पता है कि हमास का जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ गाज़ा के अंदर है, वो वेस्ट बैंक के अंदर नहीं है। वहाँ पे अलग एक ग्रुप है जो कि पैलेस्टाइन्स का एक ग्रुप है, वहाँ पे अलग गवर्नमेंट है। लेकिन वो लोग भी जब बीच में आ रहे हैं तो उधर भी डिस्ट्रक्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। नेक्स्ट,
क्यूबिनिज्म। तो क्यूबिज्म के बारे में हमें पढ़ना है आज के टाइम, क्योंकि एक पेब्लो पिसाको की बर्थ एनिवर्सरी थी 25 ऑफ अक्टूबर को। आज 26 ऑफ अक्टूबर है, तो कल के दिन पेब्लो पिसाको जो कि एक स्पेनिश आर्टिस्ट रहे हैं 1881 से लेके 1973 तक, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी जो विजुअल आर्ट है, जिसको रेवोल्यूशनरी कहा गया है, यानी क्रांति जिसने ला दी थी आर्ट के स्फेयर में, उसको याद करने के लिए तो उसको बोला जाता है क्यूबिज्म। देखिए ये फोटो देखिए आप, ये आर्ट है, ये पेब्लो पिसाको की ही पेंटिंग है। यहाँ पे एक लड़की को देख रहे होंगे आप, उसने एक मैंडोलिन पकड़ा हुआ है और 1910 में ये बनी थी। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि ये कैसे 2D में बनी हुई है, राइट। तो यहाँ पे ये 2D में बनी हुई है और यही उनकी जो आर्ट का तरीका था वो होता था। यहाँ पे इसका नाम क्यूबिज्म कहाँ से आया, ये नाम पेब्लो पिसाको ने नहीं दिया था। ये नाम आया था जब एक फ्रेंच आर्टिस्ट था हेनरी मैतिसे। हेनरी जो मैतिसे था, जिनका जो लाइफ स्पैन हम देख सकते हैं 1869 से 1954 तक ऑलमोस्ट बराबर ही थे वो लोग, यानी पेब्लो पिसाको जो थे उनसे सीनियर थे वो। और वो जब इनको एज अ फन वे में, एज अ मजाक के तरफ में बोलते हैं कि क्योंकि इनकी जो पिक्चर है वो छोटे छोटे क्यूब से बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्यूबिज्म। और इंस्पायर किसने किया पेब्लो पिसाको को? वो इंस्पिरेशन मिली थी आर्टिस्ट पॉल सिजीनी से, क्योंकि एक ये फ्रेंच के ही आर्टिस्ट थे और ये अपनी जो आर्ट दिखाते थे वो ज्योमेट्रिक्स नेचर को ज्योमेट्रिक स्फेयर्स में दिखाते थे। मान लीजिए कहीं पे ट्रायंगल बना दिया, कहीं पे स्क्वायर बना दिया, कहीं पे रेक्टेंगल बना दिया। तो ऐसे कर करके वो नेचर को, इन जो ये ऑब्जेक्ट है इनको इस तरीके से ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते थे कि वो देखने में हमें क्या लगता था, एक पेंटिंग लगती थी। तो वहाँ से ये इंस्पायर्ड थे। और आई थिंक इतना बहुत है, यहाँ पे बस क्यूबिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ये मतलब कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए। नेक्स्ट आर्टिकल, महुआ केस प्रोसेस प्रेसिडेंट। तो कल परसों हमने इस चीज़ के बारे में देखा था कि कैसे ये जो महुआ मोहित्रा जो है, पार्लियामेंट में आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये जो है इनके ऊपर एक एमपी है निशिकांत दुबे, बीजेपी के वो एमपी है। और ये महुआ मोहित्रा जो है ये कांग्रेस की एमपी हैं, ठीक है, ये कांग्रेस की एमपी है। और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है एक बीजेपी के एमपी के द्वारा। इन्होंने बोला है कि इन्होंने अपनी जो सवाल हैं उनको पूछने के लिए, एक पार्लियामेंट में ऑनलाइन जो सवाल डाले जाते हैं, क्वेश्चन आवर जो होता है, उनको पूछने के लिए पैसे लिए हैं और वो टारगेट कर रही थी अडानी ग्रुप के खिलाफ, ठीक है। तो ऐसे सवालों को वो पूछ रही थी। अब इन्हीं के मतलब कि इनको बात को बताने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एमपी ने बोला कि उन्होंने जो यहाँ पे दर्शन हिनाधानी हैं, रियल एस्टेट के डेवलपर हैं हिनाधानी, जो कि दुबई में रहते हैं, उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया है कि महुआ जी ने उनको अपनी जो पार्लियामेंट की आईडी है और पार्लियामेंट का पासवर्ड है वो मुहैया करवाया, वो उनको दिया, ताकि वो इनके बिहाफ पे वहाँ पे सवाल पुट कर सके। कभी भी अगर उनको कोई सवाल डालना तो इनके बिहाफ से डाल सके। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि कितना सीरियस एक्यूजेशन है निशिकांत दुबे ने जो लगाया है। सबसे पहले जो सवाल था वो एक ये बन के आता है कि क्या कोई एमपी जो है वो किसी और के खातिर में कोई सवाल ऐसे पूछ सकता है, जैसे अडवाणी के लिए या फिर जो ये हिरनधानी था इनके लिए, तो क्या ऐसा कोई एमपी पूछ सकता है? या फिर क्या ये जो ये इलीगल जो है, ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व हो गई है कि ठीक है मैं आपका काम कर देती हूँ, ये लीगल है या इलीगल है, या क्या ये किसी सीरियस क्राइम का भाग है? तो ऐसे कुछ सवाल सोच के, आर्टिकल पढ़ के, न्यूज़ पढ़ के हमारे मन में आते हैं और उन्हीं का आगे जाके अब हम आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि अगर कोई एमपी ऐसा कोई सवाल पूछता है तो वो उसका जो पार्लियामेंट्री वर्क होता है किसी और के लिए, तो वो आ जाता है एक्चुअली में प्रिविलेज कमेटी की नज़रों के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसने जो पार्लियामेंट है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया कि आप किसी और के बिहाफ पे कोई सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि कोई और आपके सवाल को पार्लियामेंट तक पहुंचा सकता है रिटन को, लेकिन उस पर आपके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा पहले चलता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है। और जब से ऑनलाइन ये क्वेश्चन आरिंग की स्टार्टिंग हुई है, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे उनको आईडी पासवर्ड मिला है, लॉगिन मिला है, उसके बाद से ही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे दो कमेटीज़ हैं, एक तो कमेटीज़ की बात हो रही है इस केस के अंदर, वो है इथिक्स कमेटी, ठीक है। पहली कमेटी क्या है? इथिक्स कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी है?
तो कमिटी ऑफ प्रिविलेज, तो ये कमिटी ऑफ जो प्रिविलेज है ये इसके अंदर आता है वो सारे प्रिविलेज जो एक एमपी को मिलते हैं, जैसे कि उनको आप किसी क्राइम के अगेंस्ट मतलब कि बिना इन्फॉर्मेशन के आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, अरेस्ट करना पड़ेगा। कोई सेशन हाउस चल रहा है तो भी आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले नोटिस देना होगा, जब तक सेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो इंसान अरेस्ट नहीं होता। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। कोई उनके खिलाफ में कुछ बोल नहीं सकता है मतलब कि पार्लियामेंट के हिसाब से, तो ऐसे हाउस का कंटेप्ट होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं। तो ऐसे जितने भी प्रिविलेजेस हैं अगर उनके, जैसे ये भी तो एक प्रिविलेज है ना कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपने इस प्रिविलेज को तोड़ा है तो वो किसके पास जाएगा, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, तो क्या जो इथिक्स कमेटी जो मैंने आपको बताई कि 2 कमेटी यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो जब क्या वो इथिक्स कमेटी है उसके पास ऐसे कोई अधिकार है कि वो ऐसे फोरम पे काम कर सके। तो यहाँ पे पता चलता है कि इथिक्स कमेटी जो है वो थोड़े कम सीरियस मैटर्स के ऊपर काम करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जांपल मिले हैं हमें। एक एग्जांपल मिलता है कि एक बार एक आदमी होता है, एमपी होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी ऑफिशियल टूर के ऊपर लेके चला जाता है अपनी वाइफ बता के, ठीक है। तो उसका जो केस होता है उसको सस्पेंड किया जाता है 30 दिन के लिए, और उसका जो सस्पेंशन होता है वो करती है इथिक्स कमेटी, वो रिकमेंड करती है। उसके बाद स्पीकर इसको अपने पास लेता है और उसके बाद उस पर रूल सुनाता है। लेकिन एक सिमिलर सा थोड़ा अलग टाइप का केस जब देखने को मिलता है कि कैसे एक एमपी अपनी एक बच्चे को और एक जो औरत होती है उनको अपनी वाइफ बता के वो लेके चले जाते हैं अपने विदेश में, मतलब कि, और पासपोर्ट जो होता है वो रियल पासपोर्ट नहीं होता है उन लोगों का, वो पासपोर्ट होता है उनकी असली वाइफ और असली बच्चे का। तो यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे उस एमपी ने वायलेशन किया है पासपोर्ट एक्ट का। तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है ये इथिक्स कमेटी के पास ना जाते हुए ये जाता है पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस कमेटी है उनके पास, और स्पेशल कमेटी अपॉइंट करवाई जाती है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो इस एमपी को एक्सपील कर दिया जाता है, इसको सिर्फ सस्पेंड नहीं कर दिया जाता, इसको बाहर निकाल दिया जाता है हाउस से कि आपने जो किया है गलत किया है। और आगे हम देखते हैं कि दिस लास्ट थिंग कि क्या किसी एमपी को ये पोटेंशियली एडवर्स डिसीजन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि क्या कोई एमपी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है जब इनकी हियरिंग आने के बाद, तो वो कोर्ट के अंदर अपने इन केसेस का क्वेश्चन कर सकता है, चैलेंज कर सकता है जो भी डिसीजन देती हैं ये कमिटीज़। तो हाँ, अगर वो उसके खिलाफ में कोई मान लीजिए आती है डिसीजन तो वो कोर्ट को जा सकता है। ये एक्चुअली टोटल डिनाइल ऑफ द नेचुरल जस्टिस नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा अगर उसको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, कोर्ट की विंडो बहुत छोटी सी है इस तरीके में, क्योंकि वो देखते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली या इलीगलिटी कुछ हुई तो नहीं है, डिनाई तो नहीं हुआ है नेचुरल जस्टिस की, उसकी बातें तो सुनी गई हैं, उनको मौका दिया गया है अपना व्यू रखने का। तो इस तरीके के पॉइंट वहाँ पे कोर्ट जो है वो इसके अंदर देखेगा। यहाँ पे इसी आर्टिकल के ऊपर एक और आर्टिकल आया है, इसमें पूरा का पूरा इथिक्स कमेटी के बारे में बताया गया है। तो एक बार इसकी तरफ नज़र डालते हैं। लोकसभा इथिक्स कमेटी, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स। तो लोकसभा की जो इथिक्स कमेटी है जो हमने अभी देखी कि उसका काम क्या होता है, वो अभी केस वही है निशिकांत दुबे वाला, जुलाई 27, 2021 का ये अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पे बताई गई है महुआ मात्रा के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई हैं। तो मेंबर ऑफ इथिक्स कमेटी जो आज के दिन ही महुआ मात्रा का केस सुनने वाले हैं 26 अक्टूबर को, वो हम देख सकते हैं कि उसके जो हेड है वो है बीजेपी कौसम्बी एमपी विनोद कुमार सोनकर, और बहुत सारे और पर्सन इसमें इंक्लूडेड है जैसे विष्णुदत्त शर्मा, सुमेंद्रनाथ सरस्वती, अपराजिता सरंघाई, डॉक्टर राजदीप रॉय, सुनीता दुग्गल, डॉक्टर सुभाष कामरे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर फ्रॉम बीजेपी क्योंकि मेजोरिटी में है। और जहाँ पे भी आपकी कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में है तो मोस्टली जो कमिटीज़ बनेगी वहाँ पे भी जो एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट है वो लोग मेजोरिटी में होती ही है पार्लियामेंट के अंदर। अब बात आती है कि मेंबर्स जो है वो कैसे सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर्स है उनको कोई इलेक्टेड नहीं होता है, रेदर अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि कमेटीज़ में मोस्टली मेंबर्स को अपॉइंट ही किया जाता है, ठीक है। और 2 तरीके की कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है, मैं आपको बता देती हूँ, एक होती है एडहॉक कमेटीज़, ठीक है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी नेचर की, ज़रूरत पड़ी तो बना दिया, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, चलो ख़त्म हुआ, कोई इशू आया था। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है दिस परमानेंट,
ठीक है। तो परमानेंट जो होती है वो परमानेंट कमिटीज़ हमेशा बनी हुई रहती हैं। ऐसी अभी के देखा जाए तो ऑलमोस्ट 16 के करीबन पार्लियामेंट के अंदर ये कमिटीज़ लोकसभा के अंदर देखने को मिलती है। राज्यसभा की कमिटीज़ अलग होती हैं, लोकसभा की अलग होती हैं। कुछ कुछ कमिटीज़ में जॉइंट भी देखा जा सकता है कि कुछ कमिटीज़ के अंदर जॉइंट मेंबरशिप भी होती है राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स की। तो ये अलग अलग है। अब हिस्ट्री पे देखा जाए कि हिस्ट्री क्या है इथिक्स कमेटी की, तो एक प्रेसिडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी दिल्ली के अंदर 1996 के अंदर। उस टाइम के अंदर पहली बार दोनों हाउसों के अंदर पैनल के अंदर ये बात रखी गई थी कि एक इथिक्स कमेटी होनी चाहिए। उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हम लोग इस बात से भली भांति अवेयर हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो साथ में राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और उनकी जो सैलरी मिलती है उन्हें वो राज्यसभा के चेयरमैन की मिलती है। और किस चीज़ से मिलती है, मतलब कि जो पार्लियामेंट का फंड है, रेमुनरेशन का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी सैलरी उनके लिए निर्धारित की गई होती है वो उन्हें दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको दो दो सैलरीज मिलती हैं, बल्कि उनको ज़्यादा राज्यसभा के चेयरमैन वाला पोस्ट के आधार पे उनके सभी के सभी खर्चे और सैलरीज दी जाती हैं। तो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे राज्यसभा के आर नारायण उनका नाम था, उन्होंने इथिक्स कमेटी का गठन किया अपर हाउस में। अपर हाउस मतलब राज्यसभा के अंदर। और मार्च 4 1997 के अंदर ये कमेटी जो है इसको इनॉग्रेट कर दिया गया, और इसका काम उन्होंने दिया राज्यसभा में कि ये मोरल और इथिकल जो कंडक्ट है मेंबर्स का उसके ऊपर एग्जामिन करेंगे। केसेस को मिसकंडक्ट जो भी किया होगा किसी ने, उन केसेस को वो लोग देखेंगे, संभालेंगे। लेकिन लोकसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो स्टडी ग्रुप था 1997 के अंदर, वो एक स्टडी ग्रुप को बनाकर हाउस कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ने विजिट किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, यूएस के अंदर। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है, इथिक्स ऑफ लेजिस्लेचर जो है उनके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, वो कंडक्ट कैसा होना चाहिए उनका बिहेवियर, उसके लिए एक कमेटी बना देनी चाहिए, इथिक्स कमेटी। बट लोकसभा में ये बनी नहीं। उसके बाद जो कमेटी ऑफ प्रिविलेज है फाइनली रिकमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इथिक्स कमेटी ड्यूरिंग द 13th लोकसभा, 13वीं जो लोकसभा होती है उसके अंदर ये उसको बताती है। उस टाइम के जो स्पीकर थे, यानी कि लेट स्पीकर, अब वो हैं भी नहीं, तो JMC बालायोगी, उन्होंने एक एडहोक इथिक्स कमेटी बनाई 2000 में। और फिर से मैं बताती हूँ एडहोक क्या होता है, नेचर में टेम्परेरी होता है कि कुछ टाइम तक बनेगा, जब ज़रूरत होगी तब बना दिया जाएगा। तो एडहोक बनाया गया, और वो किस सन में बनाया गया, 2000 के सन में बनाया गया। और फिर 15 साल बाद इसका नेचर जो है उसको बना दिया गया परमानेंट। ठीक है, परमानेंट इनको बना दिया। तो ये स्टैट्यूटरी कमेटी भी इनको बोला जाता है। जो परमानेंट ये बनती है नेचर के अंदर, ये स्टैट्यूटरी कमिटीज़ हो जाती हैं। और ये 2015 में जाके बनती है। और राज्यसभा में कब बन जाती थी, 1997 के अंदर, ऑलमोस्ट यानी कि 18 साल के से पहले ही वो परमानेंट राज्यसभा के अंदर बन चुकी थी। अब यहाँ पे दो केसेस के बारे में बात होती है कि 2005 में केसेस फॉर क्वेरी केस आया था, कैश फॉर क्वेरी केस। 2005 में सबसे पहले जो दोनों हाउस है उन्होंने इस मोशन को एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था 10वीं लोकसभा में, जहाँ पे MP जो राज्यसभा के MP हैं और जो 10 लोकसभा के MP हैं उनके ऊपर ये एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए जो कि पैसे लेके सवाल पूछे गए किसी और के फ़ायदे के लिए। तो जब ये आरोप लगा था उसके लिए फिर बाद में कमेटी बनी, और कमेटी को किसके अंडर बनी, उनका नाम था MP PK बंसल। और उसके बाद PK बंसल था तो उनकी रिकमेंडेशंस को भी बंसल कमेटी के नाम से जाना जाएगा। वो जो भी रिपोर्ट देंगे उसको जाना जाएगा बंसल कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। तो इसमें बीजेपी के जो 6 MP थे उनको निकाल दिया गया था। जब उनके खिलाफ एविडेंस होते हैं, उनको पता चलता है, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। और मतलब कि जो लोकसभा के सेक्रेटरी थे जनरल PDT आचार्य, उन्होंने बोला कि जब बीजेपी ने बोला कि हमारे 6 MPओं को निकाला जा रहा है तो हमें आप लोग एक काम करिए कि प्रिविलेज कमेटी तक ये बात जाने दीजिए, ताकि उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि उनके साथ कुछ अन्याय ना हुआ हो। लेकिन जो उस समय के लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे PDT आचार्य, वो बोलते हैं कि इतने बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं ऑलरेडी 2005 के केस में। और क्योंकि यहाँ पे एक स्टिंग ऑपरेशन भी करवाया गया था, स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों को पता होगा कि छुप के उनके ऊपर नज़र रखवाई गई, उनके खिलाफ एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया। तो इसी तरीके से कुछ चैलेंज आज के समय पे भी हम देख पा रहे हैं महुआ मोहित्रा केस के अंदर, जहाँ पे जो लिंक है क्वेश्चंस का वो TMC MP को मनी ट्रायल के रूप में जोड़ा जा सकता है। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट करने का,
कोई भी इंसान यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है, या है वो प्राइवेट मेंबर हो या फिर वो गवर्नमेंट यानी मिनिस्टर हो, कोई भी यहाँ पे कर सकता है लोकसभा के अंदर, लेकिन उसके समय उनके पास एविडेंस होना चाहिए। ऐसा मिसकंडक्ट का कुछ जो भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट किया है, कोई एफिडेविट होना चाहिए जो कंप्लेंट को ये बता रहा है कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्लेंट जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, फ्रिवोलस यानी ऐसे ही धोखेबाज की नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही गलत नहीं निकल के आनी चाहिए। अदरवाइज जो हमें पता है कि उसके बाद किसके ऊपर होगा, जो कंप्लेंट कर रहा है उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो स्पीकर जो है, स्पीकर के पास ये रिपोर्ट दी जाती है, फिर स्पीकर इसको कमिटीज़ के पास भेज सकता है कि जिस भी कमेटी को उनको ठीक लगता है। लेकिन यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, ठीक है। कमिटीज़ को पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो कंप्लेंट है वो सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर तो नहीं की गई है कि मीडिया ने छाप दिया ऐसा ऐसा हुआ है किसी एमपी के बारे में और उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेंट कर दी। पहली बात तो वो अगर ऐसा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, सब जुडिस मैटर तो नहीं है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रही है, किसी भी कोर्ट के अंदर इंडिया के अंदर, उसको भी कमेटी अपने अंडर नहीं लेगी, क्योंकि फिर वो जो जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट के पास ऑलरेडी जा चुका है। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, यानी इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है, फिर भी कंप्लेन आ रही है, उसके बाद जो कमेटी है वो प्राइमा फेसिया इंक्वायरी बिठाएगी और फिर वो जो कंप्लेन की गई है उसके बारे में समझेगी, देखेगी कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा, कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा हाउस के सामने, सबसे पहले स्पीकर के सामने, और फिर जो स्पीकर होगा वो हाउस को इस बारे में बताएगा कि ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी है उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी है कि जो मतलब कि कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, वो हाउस का काम है कि वो उन पे काम लेते हैं, वो स्पीकर का काम है कि वो उससे किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमेटी ऐसा नहीं है कि वो खुद ही उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसी के अंदर जो कंसिडरेशन, मान लीजिए कि एक मुद्दे पे आपकी सलाह नहीं बन पा रही है, तो उस समय पे आधे घंटे का, हाफ एन आवर डिस्कशन भी किया जा सकता है रिपोर्ट के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, लेबिरिंथ अंडर गाजा, लाइफलाइन ऑफ हमास, लाइफलाइन फॉर हमास, इजराइल्स ग्रेटेस्ट चैलेंज। तो लेबिरिंथ अंडर गाजा ये क्या है? पहले तो आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो को देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई बहुत ही संकरी सी जगह है और उसमें से एक इंसान टॉर्च के सहारे अंदर आ रहा है। ये अंडरग्राउंड लग रहा है क्योंकि ऊपर कुछ बना हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक कैनल है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, गुफा टाइप, जो सुरंग, गुफा या सुरंग जिसको बोला जा सकता है, ये एक वो है जो कि गाज़ा के अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे बनाई गई है, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं आप इससे कैनल बोलूँगी तो आप उससे समझ जाना कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे इजराइल जो ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है गाज़ा के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो टनल आप देख पा रहे हैं हमास के अंदर, ये बहुत ही अंडरग्राउंड है, इसमें बहुत सारी टनल्स बिछी हुई हैं। एयर स्ट्राइक से जो हमास के मिलिटेंट है, मतलब कि सिविलियंस है, उनको ज़्यादा खतरा है, उन लोगों की डेथ हो रही है, बल्कि जो हमास के मिलिटेंट्स हैं वो लोग तो इन टनल्स में घुसे हुए हैं। और ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना भी है, जैसे इनमें से एक एक्सपर्ट की अगर हम बात किए तो उनका नाम था जॉन स्पिंसर, जो कि वॉर के पूरा का पूरा उन्होंने पढ़ाई की हुई है, वॉरफेयर के ऊपर वो समझते हैं, और उनका मानना है कि शायद जो इजराइल के होस्टेजेस हैं उनको यहाँ पे इन टनल्स के अंदर रखा गया है। अगर इस नेटवर्क की बात करें तो ये जो नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट 1300 टनल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, गाज़ा के ज़मीन के नीचे बनाई हुई हैं। उनमें से लगभग ये 500 किलोमीटर का एरिया को कवर करती हैं, यानी इधर से उधर अगर जाना हो तो 500 किलोमीटर तक आप अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे से ही जा सकते हैं। अगर हमें देखना पड़े कि सबसे जो डीप अभी तक की अंडरग्राउंड कितनी है, तो हमें ये भी पता चलता है कि 70 मीटर नीचे तक सबसे डीप जो है टनल यहाँ पे बनी हुई है, ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया गया है। तो जॉन स्पेंसर, अगर मैं आपको बताती हूँ फिर से, वो चेयर ऑफ अर्बन वारफेयर स्टडीज़ है मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट यूएस मिलिट्री एकेडमी के वेस्ट पॉइंट के अंदर, और वो बताते हैं कि ये जो एक प्रॉब्लम आने वाली है इसराइल के सोल्जर्स के सामने, यहाँ पे अगर वो गाज़ा के अंदर जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगेगी, क्योंकि आपको सबसे पहले तो यही नहीं पता है। देखिए, मॉडर्न हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, थर्मल इमेजिंग है, ड्रोन से हम देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ये जो
टनल्स हैं इनका पता नहीं लग पा रहा है। इन टनल्स का पता ह्यूमंस को खुद जाके ढूंढने पे ही पता चल पा रहा है, ऐसे किसी चीज़ों से पता नहीं लग रहा। और इसीलिए ये इज़राइल की जो आर्मी है उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के लिए देखने को मिलने वाली है। लाइफ लाइन ऑफ बिसेस्ड पीपल, सबसे पहले कि ये बनी कब थी, तो इसके बारे में सवाल आता ही है। सबसे पहले मन में सवाल आएगा कि ये पहले तो क्यों बनी थी, क्यों बनाई गई थी, इन टनल्स को, इन सुरंगों को क्यों खोदा क्यों गया था, उसके बाद कि इनका इस्तेमाल क्यों किया गया था। उसके बाद सवाल आना चाहिए कि अभी जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस है उसके सामने ये टनल्स कैसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है, कैसे कुछ चैलेंजेस को सामने करने वाली है, कुछ चुनौतियां उनके सामने रखने वाली है। तो पहला चीज़ कि सबसे पहले जो टनल थी, सुरंग थी, उसको बनाया गया था ऑलमोस्ट 1980s के अंदर, ठीक है। 1980 के दशक के अंदर हम देख सकते हैं कि पहली जो टनल है वो बनाई गई थी। और इसको बनाया गया था, ये नेटवर्क जो है इसको बड़ा कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद ये बनती ही रही 2007 तक, जब तक गाज़ा जो है, इज़राइल जो है इनको परमिशन नहीं देता है अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने की, तब तक इस नेटवर्क को और बड़ा करते गए। और इस तक की इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि आज भी ये नेटवर्क और ज़्यादा बड़ा हो रहा हो। इसके बाद में क्योंकि ये उस टाइम पे लाइफ लाइन थी, जो भी लोग वहाँ पे बंदी थे, जो भी लोग वहाँ पे रहते थे गाज़ा के अंदर, उन लोगों के लिए एक तरीके से लाइफ लाइन थी। क्योंकि सबसे पहले ये जो बहुत सारी टनल्स है ना, वो गाज़ा के बॉर्डर से लेके इजिप्ट के बॉर्डर तक, जो रफ़ा क्रॉसिंग है, इस तरीके से वहाँ पे बनाई हुई देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ से जो गाज़ा के पैलेस्टीन के जो लोग होते थे वो बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग करते थे। सनाई जो पेनिनसुला है वहाँ से भी स्मगलिंग की जाती थी, फूड की स्मगलिंग की जाती थी, या और जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी, सीमेंट वगैरह, उन चीज़ों की स्मगलिंग यहाँ से करके और वो लोग दूसरी जगह पर गाज़ा के अंदर लेके जाते थे। 2013 से पहले इजिप्ट ने क्या किया कि क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग थी उसको बंद करवा दिया। और 12 किलोमीटर का जो इजिप्ट और गाज़ा का बॉर्डर है उसमें देखने को मिला, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, कि लगभग 2500 सुरंगें वहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। और उनमें से, उन सुरंगों में बहुत सारा स्टील का इस्तेमाल किया गया था। 500 टन से भी ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल करके इन सुरंगों को ऐसे मजबूत बनाया गया था ताकि ये खुद ब खुद गिरे ना। और इससे भी अलग लगभग 3000 टन की जो सीमेंट है वो डेली यहाँ से इन सुरंगों के सहारे से दूसरी जगह पे लेके जाई जाती थी गाज़ा के अंदर। तो एक तरीके से ये जो गाज़ा के लोग थे उनके लिए एग्जिस्ट करने का इम्पोर्टेंस रखता था कि उनको जीना है और स्मगल करना है सामान को, चीज़ों को यहाँ से। ये ठीक है गलत है वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। फॉर हमास द ग्रेट इक्वलाइज़र, फिर सवाल आता है कि हमास के लिए ये ग्रेट इक्वलाइज़र था क्योंकि जो ये टनल्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे जो मिलिटेंसी है हमास की वो रहती है, जो वायलेंट हैं, जो मतलब झगड़ा करना चाहते हैं, जो आके अटैक कर रहे हैं, वो लोग जाके इनके अंदर छुप जाते हैं। और बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो भी उन लोगों ने इन्हीं सुरंगों के अंदर अपने रखे हुए, मिलिट्री के इक्विपमेंट, मिलिट्री के वेपन जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमास ने इसी चीज़ के लिए इन सुरंगों को, शायद दूसरा जो कारण है बहुत इंपॉर्टेंट वो यही है कि वो अपने वेपन्स को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे संभाल के रखना चाहते थे कि कल को एयर स्ट्राइक होती है तो वो एकदम से इन चीज़ों को ख़त्म ना कर दे, ख़राब ना कर दे। तो उनके पास ये प्रोविज़न होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सोच के इसको बनाया। तो एक सेंस में ये डिफेंसिव टनल्स भी है क्योंकि मिलिट्री की स्टोरेज यहाँ पे है। फिर दूसरी सेंस में ये ऑफेंसिव टनल्स भी देखने को मिलती हैं। जो टनल्स इसराइल के बॉर्डर के आसपास है, अभी तक इजिप्ट के बॉर्डर के पास थी, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी? स्मगलिंग के लिए। फिर बीच वाली जो है गाज़ा के अंदर, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है? डिफेंस के लिए। उसके अंदर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ यहाँ पे टनल देखने को मिलती है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है? वो हो रही है ऑफेंसिव टनल्स, यानी कि इसराइल के बॉर्डर के पास, यहाँ पे इसराइल आप लोग सोच सकते हैं, और यहाँ पे ये बॉर्डर मान लीजिए, यहाँ पे गाज़ा है और ये जो बॉर्डर है यहाँ के आसपास जो है आपको देखने को मिलेंगी ऑफेंसिव टनल्स, और जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रॉस बॉर्डर करेंगे कि बॉर्डर से इधर से उधर जाएंगे, अटैक करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। फिर यहाँ पे है कि इसको
चैलेंज क्यों है ये? मैंने आपसे बोला कि ये चैलेंज हो सकता है। अभी तक हमने देख लिया पहले कौन सी थी, फिर उनके टाइप्स देख लिए। अब ये है कि ये इजराइल के सोल्जर्स के लिए, मिलिट्री के लिए चैलेंज क्यों होंगे। दो तरीके से चैलेंज होंगे। पहला चैलेंज मैं बता सकी हूँ कि इनको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा चैलेंज है कि यहाँ के जो हमास के लोग यहाँ पे छुपे हुए, मिलिट्री है, वेपन्स है, सब कुछ है, अगर इजराइल की आर्मी के सोल्जर्स यहाँ पे इनको डिटेक्ट कर भी लेते हैं और वो अंदर चले भी जाते हैं, तो भी ये उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि गाज़ा के जो हमास की मिलिट्री है उनको इसके बारे में अच्छे से पता है कि कहाँ का जो टेरेन है, कहाँ ऊंचे नीचे उनको कहाँ से जाना है। लेकिन इजराइल के लिए बिल्कुल नया होने वाला है उन लोगों के लिए, तो इस चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। और इसी के लिए जो एक ऑथर है जिन्होंने अंडरग्राउंड वारफेयर लिखी हुई थी 2017 के अंदर, यानी कि ज़मीन के नीचे का जो युद्ध है उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, उनका नाम है दैपने रिचे मोंड बराक। तो वो लिखते हैं कि जैसे अभी जैसा सिनेरियो है, ऐसे कुछ टाइम के अंदर ये चीज़ सोचना भी बहुत मुश्किल है कि पूरे के पूरे जो हमास है या गाज़ा के जो लोग हैं हमास के, उसके टनल नेटवर्क को ख़त्म किया जा सकता है। ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट बहुत होगी, लोगों की जान यहाँ पे देखने को मिलेगी कि बहुत ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पे जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल एडिटोरियल है ये, जिसको लिखते हैं रोहित चंद्रा जी, और वो बताते हैं कि बैलेंस ऑफ ग्रीन पावर, बैलेंस जो ग्रीन पावर है, हमारी एनर्जी जो है ग्रीन, उसका बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि स्टेट विद पुअर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नीड टू बी गिवन ए बिगर स्टेक इन द एनर्जी ट्रांजिशन। रोहित चंद्रा जी बोलते हैं कि कैसे रिपोर्ट्स की गई है कि कोयल की जो डेथ हो रही है, कोयला जो है वो बहुत कम हो रहा है इंडिया के अंदर, और इसी की वजह से जो कोल इंडिया की यूनियंस है, उन्होंने पावर की जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पावर है, उनको रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो लोग एक और नया कोल का, जो कोयले का पावर प्लांट बनाने की सोच रहे हैं। और पावर प्लांट होता है क्या है? कोयले से, यानी कोयले से आप क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है। और कोयले से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो जब कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और जब इंडिया 2070 तक के क्या करना चाहता है, अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है उसको चेंज करना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कि कोयला एक तो वैसे ही बहुत महंगा है, ऊपर से ये फॉसिल फ्यूल है, ऊपर से ये कार्बन का इमोशन करना है, मतलब इसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, कार्बन को छोड़ता है एनवायरनमेंट में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज अभी देखने को मिल रहा है कितना ज़्यादा इससे इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए सभी की सभी कंट्रीज़ वर्ल्ड में ट्रांजिशन कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। पहली बात तो उससे कार्बन का इमिशन नहीं होता है, दूसरी बात उसको आप बार बार जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कैसे कैसे एनर्जी होती है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ज़्यादातर सोलर यानी कि सूर्य से मिल जाती हैं, हवा से मिल जाती हैं, पानी से मिलती हैं, ऐसी एनर्जीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, उनको बनाने के लिए काम हो रहा है। तो इसी के अंदर जब ऑथर बताते हैं कि कैसे जब G20 हुआ था और वहाँ पे क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और एक्शन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सोन वन ग्रिड, आप ये भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पीएम है उन्होंने ऐसा कुछ दिया था, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो ये एक जो है काइंड ऑफ नारा दिया था, जिसके कि एक ही सूर्य है, एक ही देश है और एक ही ग्रिड होना चाहिए, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में बननी चाहिए एक ही तरीके से, तो कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोग जो इंडिया है वो इसमें बिल्कुल आगे की भागीदारी निभाना चाहता है। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखा जाए कि इंडिया के अंदर जो पावर प्लांट है उसकी क्या हिस्ट्री है, तो सबसे पहले जो एक पहली वेव आई थी, पहली जो धारा बनी थी पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन की, वो इंडिया में देखने को मिलती है मिड 1970s से लेकर मिड 1990s तक, ठीक है, 1990s तक। तो ये 30 साल के अंदर जो पहली वेव होती है जिसमें पूरे इंडिया के अंदर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, वो देखने को मिलता है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी? सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग हुई थी कि कुछ जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, उन्होंने कुछ पावर प्लांट्स बनाना मैनेज कर लिया था और कुछ ने नहीं किया था। मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र के अंदर ये पावर प्लांट बन गया पहले, और जो दूसरी स्टेट्स है, बिहार जैसी स्टेट्स है, वहाँ पे ये पावर प्लांट नहीं बना, यहाँ पे बन गया ठीक से। तो ये जब हुआ था तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि इसी का सेंट्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए 1970s के अंदर सबसे पहले एनटीपीसी जो है और कोल जो इंडिया है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक सेंट्रल सॉल्यूशन रीजनल प्रॉब्लम्स का, कि प्रॉब्लम्स जो है वो रीजनल हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन जो है वो सेंट्रल होना चाहिए। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए एनटीपीसी जो है वो पहले 4 पावर प्लांट्स बनाती है जो कि इंटर स्टेट होंगे, यानी ऐसे लोकेशंस पे बनाती है कि वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में अपनी
इलेक्ट्रिसिटी को देंगे। कोई भी स्टेट अगर बनाती है तो खुद के लिए पावर प्लांट बनानी है, वो क्यों किसी और स्टेट को अपने पावर प्लांट्स जो वहाँ से एनर्जी जो निकाल रहे हैं वो देगी। तो इसीलिए सेंटर का ये बनाया जाता है एनटीपीसी के द्वारा। और ये कहाँ कहाँ थे, पहला जो होता है वो होता है रामागुंधाम में, दूसरा होता है फराक्का के अंदर, तीसरा ये पावर प्लांट हमें देखने को मिलता है सिंगरौली के अंदर, और फोर्थ हमें देखने को मिला था कारोबा के अंदर। यहाँ पे फिर सेकेंड ग्रेट वेव भी आती है पावर प्लांट्स की, जो कि देखने को मिलती है 2000 से 2015 तक। पहले कितने में थी, 1970 से लेके 1990 तक, 20 साल। और ये दूसरी कितनी देखने को मिली, ये हमें देखने को मिली है 15 सालों के, 15 ईयर्स के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाता है कि कैसे अभी तक जैसे गवर्नमेंट काम कर रही थी, वैसे ही कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी इस चीज़ के अंदर कूद जाते हैं, और वो लोग प्राइवेटली जो पावर प्लांट्स को बनाने लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आता है 2003 में, वो इसको परमिशन देता है कि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो लोग भी प्रमोट कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद के प्लांट्स को, बस उनको रजिस्ट्रेशन करके उसको पास करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और सबसे ज़्यादा ये जो लोकेशंस है देखने को मिला सेंट्रल, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया के अंदर। तो सेंट्रल इंडियन मतलब कि ये जो एमपी वाली स्टेट्स आ जाती हैं, वेस्टर्न मतलब कि गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह, और सदर्न तो आप लोग जानते हैं 4 स्टेट्स। तो ये सब देखने को मिलता है यहाँ पर। और जो लास्ट जो वेव आती है, नेक्स्ट जो वेव आती है, सेकेंड वेव हम देख चुके हैं। तो जब इसके बाद की जो वेव है, थर्ड वेव है, उसको बोला जाता है 2015 से लेके या 2016 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक ये आई हुई है। और इसमें ध्यान दिया गया कि 2 चीज़ों को छोड़ दिया गया कि ठीक है, कोयल पावर प्लांट को हटाकर हमें काम करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, सोलर सिस्टम अभी देख पा रहे होंगे कि अभी जो सोलर जो एनर्जी है उसका क्रेज़ अभी इन्हीं कुछ सालों में आया था, और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी लोगों को अभी इन्हीं सालों के अंदर पता चला। तो ये हम 3 वेव्स को देख पाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर जो एनर्जी की डिमांड है उसके लिए कैसे अभी तक की उसकी हिस्ट्री रही है। तो रिसर्च के अभी संजय मित्रा जी ने एक रिसर्च किया था रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, कि जो रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं रिजर्वेबल एनर्जी बनाने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च किया। और उन्होंने बताया कि कैसे वेस्टर्न और जो सदर्न स्टेट है वो अभी तक इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा कमा चुकी है। वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत है, उन्होंने बहुत अब से मैं जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी उसको डिनोट करने वाली हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो का जो बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है, सेम एज जैसे कि हमने 2000 से लेकर 2015 वाले टाइम पीरियड में देखा था। सिंस क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे आ रही है कि वो कोयल रिच स्टेट्स हैं, और यहाँ पे लिमिटेड ग्रिड स्केल देखने को मिलता है। तो इसीलिए कुछ स्टेट के अंदर जहाँ पे कोयल इतना ज़्यादा नहीं है वो लोगों ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। लेकिन कुछ जो स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड, जो ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेटू है, जहाँ पे कोयल की मात्रा हमें देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, वो स्टेट्स अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं कर रही हैं, वो अपना जो चेंज नहीं लेके आ रही हैं। और ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए कि अभी से नया दोबारा से कोयल का जो वो बना रहे हैं पावर प्लांट, उसकी जगह पे रिन्यूएबल जो एनर्जी है RE जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और पहले भी कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद एकदम से ये चीज़ें बनी कैसे थी, कि कैसे हम जो 2015 के बाद से अभी तक RE हमने बहुत अच्छा बना लिया है अपना। ऐसा भी माना जा रहा है कि 2030 तक अगर अभी जैसी ग्रोथ चलती रही तो 51% जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी होगी इंडिया के अंदर, जो कि 2019 में सिर्फ 20% थी और 2019 के बाद 2021 में सिर्फ 31% थी, वो होने वाली है RE की, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की। तो इस चीज़ को अगर ऐसा होने वाला है, ऐसा पूरा करा जा सकता है, तो अभी हमें थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ ही जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा उधर का मानना है। और जो पुअर स्टेट्स हैं, जो गरीब स्टेट है, जिनके पास अभी तक RE नहीं देखने को मिलता है, उनको थोड़ा ज़्यादा स्टेक देना चाहिए एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, उनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, ताकि वो अपनी जो चेंज है वो उसको लेके आ सकें। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब कि एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो सिंपली बहुत ज़्यादा, अगर ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो रिसोर्सेज को ड्रेन करेगा सिर्फ इंडिया से, और इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेवलप भी कम हो पाएगा, और जहाँ डेवलप होगा वहाँ पे पहले ही डेवलपमेंट हमें देखने को मिल चुका है इस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए बिल्कुल जो है काइंड ऑफ यहाँ पे इक्वालिटी की जगह इक्विटी का काम किया जाना चाहिए, कि आप लोग जिस स्टेट में पहले हैं उसको कम पैसे दीजिए, उनको बोलिए कि आप अपने ही एनर्जी के हिसाब से परफॉर्म करिए, और जो जिन स्टेट्स में नहीं है उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, और हमें ग्रीन ट्रांजिशन जो है उसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, ऐसा उधर का बोलना है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख पा रहे हैं, इज़राइल डबल स्पीक ऑन टेरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। तो ये लिखा है सबसे पहले मणिशंकर अय्यर जी ने, और इन्होंने बताया है कि कैसे जो इज़राइल है वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। वो पहले बोल रहा है कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन जब हम हिस्ट्री में पहले जाते हैं और हम इज़राइल की हिस्ट्री को देखते हैं तो इज़राइल की हिस्ट्री भी कुछ इससे ज़्यादा बची हुई है नहीं। इज़राइल के ऊपर भी ऐसे ही जो है संबंध, ऐसे ही इल्ज़ाम जो है वो लगे थे, और ये हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाएंगे। यहाँ पे ये जॉयनिस्ट जो वायलेंस है, जेनिस्ट वायलेंस यानी कि यहूदियों के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसके बारे में, उनको जो स्ट्रगल है जो जूइश होमलैंड के लिए, और उसके बाद जो टेररिज्म निकल के आता है वहाँ से, उन सब की हिस्ट्री के बारे में हमें बताने वाले हैं। तो ये बोलते हैं कि कितना पैराडॉक्स है ना इन दो बातों में, कि कैसे इज़राइल जो है वो वर्ल्ड को कंडेम करने की बात कर रहा है कि आप लोग बिल्कुल बेइज्जती कीजिए, आप लोग नकारिए हमास के टेररिज्म को, जो कि ज़ायोनिस्ट जो टेररिज्म है पहले हुआ था, जो कि उनके पहले ऐसे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के, वो खुद ज़ायोनिस्ट टेररिज्म का एक पार्ट बने हुए थे। तो ऐसा बताते हुए बताते हैं कि जो ज़ायोनिस्ट मूवमेंट था, जैसे अभी हमास का मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1980s के अंदर, ऐसे ही ज़ायोनिस्ट है, या फिर मैं आपको बोलूँ इज़राइल का जो जूइश मूवमेंट था, वो स्टार्ट होता है टेररिज्म का 1940s के अंदर। वो क्यों होता है? क्योंकि ये लोग अपना खुद का एक लैंड चाहते थे, इनके ऊपर इतनी सारी एट्रोसिटीज़ हो चुकी थी कि इनको अपना खुद का एक लैंड चाहिए था। और उसी के मतलब कि आज जो आप हमास का नाम सुन पा रहे हैं, वो हमास आज से पहले भी एग्जिस्ट करता था। और जूइश यानी कि हिब्रू और अरबिक दोनों के अंदर हमास का मतलब होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, हमास का मतलब होता है रेसिस्टेंस, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो हम उसके विरुद्ध रेसिस्ट करेंगे, विरुद्ध खड़े होंगे। तो ऐसे ही इज़राइल का जो एक न्यूज़पेपर होता था, यानी जब तक इज़राइल उनको मिला नहीं था, लेकिन एक न्यूज़पेपर हमें जो मीडिया की वॉइस होती थी जॉर्नलिस्ट की, उनके अंदर उसका नाम देखने को मिलता था हमास, क्योंकि वो लोग रेसिस्ट कर रहे थे। मोस्टली जो ब्रिटेन के पीपल थे, मोस्टली जो ब्रिटेन से मेरा मतलब है कि जो क्रिश्चियन पीपल थे, जो उनके खिलाफ आप लोग हमें देखने को मिल रहा था, स्केमेटिज्म की भावना, लोगों के ऊपर अत्याचार, लोगों की जान जाना, ऐसे सब चीज़ों के खिलाफ वो जो है वो हमास वो रेसिस्टेंस दिखा रहे थे। तो सबसे पहले देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस जो है वो चालू होता है जब लेही यानी एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया जाता है लेही के नाम से। इसको हिब्रू के अंदर माना जाता था कि ये लोग फाइटर हैं जो इजराइल की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। उसको सबसे पहले शुरू किया गया था अब्राहम स्टर्न के द्वारा। ठीक है, इनको स्टर्न गैंग भी बोला जाता था क्योंकि इसके जो लीडर थे वो कौन थे, अब्राहम स्टर्न थे, और इसलिए इनको क्या बोलता जाता था, स्टर्न गैंग। स्टर्न गैंग के नाम से भी इन लोगों को जाना जाता था। और ये क्या चाहते थे, इजराइल की फ्रीडम चाहते थे, इजराइल को एक देश एक नेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनके जो सबसे पहले वाले ईसा रहे हैं, जो वो ईसा तो मतलब कि क्रिश्चियनिटी के रहे हैं, लेकिन इनके जो मतलब कि गॉड रहे हैं, अब्राहम जो रहे हैं, वो कहाँ से थे, वो लोग जेरूसलम, वो लोग जो इजराइल है वहाँ पे रहते थे। तो इजराइल नाम भी पड़ा है उनके बेटे के नाम पे। तो इजराइल जो है नाम भी उन्हीं से है, पवित्र नाम है, और धर्म के आधार पे इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री का नाम भी इजराइल रखा। फिर यहाँ पे पता चलता है कि एक और ग्रुप जो है वो निकल के आता है जायनिस्ट टेररिस्ट का, जो हंगा के साथ मिलते हैं, हगा नाहा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, हगा ना। तो यहाँ पे ये लोग इस चीज़ के बारे में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, और एक और टेररिस्ट जो इनका मतलब कि दुनिया के लिए एक टेररिस्ट बन जाते हैं, लोगों को बहुत मारते हैं। इनका जो टेररिज्म है वो देखा जाता है सबसे पहले जब बात आती है कि कैसे ये माइंस वगैरह को लगा देते थे अरब्स के ऊपर। बहुत सारे एक्सप्लोसिव इन्होंने किए, बहुत सारे बॉम्ब इन्होंने फोड़े। उनमें से कुछ बॉम्ब तो आज जो आईईडी बोला जाता है वो भी वहाँ पे थे। बहुत सारी जो रेलवे की लाइन से उनको इन्होंने उड़ा दिया था, रेलवे के जो ब्रिजेस होते थे उनको तोड़ दिया था, रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया था, रेल के जो डिपोट्स होते थे उनको बमों से उड़ा दिया था, और बहुत सारे जो अरब्स पीपल थे उनको मार दिया गया था, पकड़ पकड़ के किडनैप कर लिया गया था अरब लोगों को, या ब्रिटिश की जो पुलिस मैन होते थे उनको एज अ होस्टेज बनाया गया या मार दिया गया कि पहले या तो हम लोगों को हमारी जो डिमांड है इजराइल की उसको पूरा कीजिए या फिर ऐसा देखने को मिलेगा। इन लोगों ऐसी स्थिति क्रिएट करती थी ना कि इन लोगों को कंपेयर किया गया था V3 के नाम से, इनको दिया गया था V3 का नाम, और जो V1 या V2 के थे वो मेंबर थे, हिटलर के मेंबर थे, जिन्होंने लंदन में
क्या किया था, इनके खिलाफ काम किया था। तो इतना ज़्यादा इनको माना गया था कि ये लोग इतने ही ज़्यादा आतंकी हो गए, इतने ही ज़्यादा खूंखार हो गए हैं कि ये कुछ भी देख नहीं रहे हैं, इनका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा समझते हुए इन लोगों को कंपेयर किया गया हिटलर के खुद के साथ, जो कि इनके बिल्कुल दुश्मन थे, जो कि एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, लेकिन इन्होंने इतनी ज़्यादा दुखदाई, इतनी ज़्यादा एट्रोसिटी कर दी थी कि इन लोगों को कंपेयर किया गया था। हालांकि कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो शांति से इसराइल चाहते थे। दोनों एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट हैं वो दोनों यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे हर जगह पे देखने को मिलते हैं। 1970s में हमें पता चला था कि कैसे 1948 में इसराइल बन जाता है, लेकिन उससे पहले ही 1917 में जो बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है 1917 का, उसी समय पे ब्रिटेन जो है, जो कॉलोनीज थे, वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपको अपना जो देश है वो दिया जाएगा। और ये कब दिया जाएगा? बाल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर, 1917 के अंदर उनको बोला जाता है कि आपको आपका एक लैंड दिया जाएगा। उसी के बाद से इन लोगों ने, जो पैलेस्टाइन के लोग थे 1948 में, उनको बाहर निकालने की कोशिश की, जो वहाँ पे छोड़ के नहीं गए थे, उनके ऊपर मतलब कि आतंक किया। फिर बाद में जाके हमें पता है कि कब 2005 में हम देखते हैं कि कैसे गाज़ा अलग हुआ पैलेस्टाइन से, और पैलेस्टाइन जो वेस्ट बैंक है वो अलग होता है और उनको इसराइल पावर देता है। लेकिन उससे पहले इसराइल का पूरा उसके ऊपर हाथ था। हमें पता, देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि क्यों इजिप्ट जो है वो अपने बॉर्डर्स की बाउंड्री करके रखा हुआ है, क्यों वो लोगों को नहीं आने देता है, क्योंकि लगातार बहुत सालों से वहाँ पे बहुत सारे जो पैलेस्टाइन के जो अरेबिक पीपल है उनको रिफ्यूजी की तरह वो वहाँ पे जा रहे थे, उनको धकेला जा रहा था कि निकलो यहाँ से। तो ऐसा कुछ ऑथर का मानना है। और यहाँ पे इसीलिए ऑथर इनको कंपेयर करके दिखाते हैं कि कैसे जब हमास मान गए थे, कैसे जब 1993 के अंदर वो 2 नेशन के ऊपर मान गए थे कि ठीक है 2 नेशन होंगे और हम शांति से साथ रह लेंगे, लेकिन इजराइल उसके खिलाफ था कि नहीं, 2 नेशंस नहीं होने चाहिए, थ्योरी नहीं होनी चाहिए। और इसी का जो पीस अकॉर्ड भी था, यानी कि 1993 का एक पीस अकॉर्ड भी हुआ था यूएन के अंदर, उसको भी इजराइल ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे कि पैलेस्टाइन को कोई हम हक दें। 2004 के अंदर बहुत सारी डेथ देखने को मिलती है वेस्ट बैंक के अंदर, बहुत सारे लोगों को मारा गया। यसर आफरित जो है उसने खुद ने इस चीज़ को कमेंट किया, वो एक लीडर थे। और बाद में जो ये वायलेंट लीडर थे, जो टेररिस्ट लीडर थे, वो लोग पहले और दूसरे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिले। मतलब तो यहीं पे इसीलिए ऑथर कहता है कि ऐसा कुछ आयरोनिकल नहीं लग रहा है कि ये लोगों ने जो इन्होंने होमलैंड खुद बनाया, जैसा इन्होंने काम किया, आज हमास कर रहा है, तो ये लोग उसको गलत साबित कर रहे हैं और इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। फिर यहाँ पे ऑथर लास्ट में अपना एडवाइस देते हुए बताते हैं कि अगर शांति चाहिए तो वो सिर्फ डायलॉग से आ सकती है, सिर्फ बातचीत करने से आ सकती है, वो कभी भी वायलेंस करने से नहीं आएगी। चाहे आप उस वायलेंस को घटा दीजिए, चाहे आप उस वायलेंस को बढ़ा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जस्टिस जो है, न्याय जो है, वो सभी के लिए तभी होगा, शांति तभी आएगी जब सब लोग डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसी के बाद जो है हल निकल कर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब हम चलते हैं इकोनॉमी के पेज के ऊपर। ये हो सकता है कि लास्ट जो हमारा आर्टिकल होगा आज का। तो पहली चीज़ है न्यू मेड इन इंडिया चार्जिंग स्टैंडर्ड, हाउ दिस कुड पुश ईवी अडॉप्शन। तो ईवी क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS, उन्होंने अप्रूव किया है कि खुद इंडिया में बना हुआ इंडिजिनियसली डेवलप्ड AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए। ये पहला एक ऐसा चार्जिंग होने वाला है पॉइंट जो AC प्लस DC दोनों को जोड़ता है 2 व्हीलर्स के लिए। ठीक है, अभी तक 4 व्हीलर्स के लिए तो बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिला था, लेकिन 2 व्हीलर के लिए इंडिया पहली बार ऐसा बनाने वाला है। AC प्लस DC दोनों उसमें करंट होंगे। अगर मैं आपको थोड़ी आसान भाषा में समझाऊँ तो देखिए, कैसे पहले हमारे फ़ोन्स के अलग अलग चार्ज होते थे, राइट। कोई टाइप C होता था, कोई फीमेल होता था, कोई मेल टाइप C है, उसके बाद कोई USB होता था, उसके बाद एप्पल का अलग से लाइटनिंग चार्जर होता था। तो ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस रखने पड़ते थे। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। जो स्कूटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ज़्यादातर, जैसे ओला कराता है, फिर एक अथर एनर्जी है, उसके स्कूटर्स आते हैं।
तो ये सब जो देखने को मिलता है, इनके अलग अलग चार्जर हैं। जो चार्जर ओला में लगेगा उसको आप अथर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जो अथर में लगेगा उसको आप ओला में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो हीरो वाडा एक और कंपनी है हीरो मोटोकैप की, उसको आप फिर से ओला में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक लगता है लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए जो नीति आयोग है वो मिलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ऑल्सो जो 2 व्हीलर बनाने वाली अथर एनर्जी है उनके साथ, और जितने और गवर्नमेंट की इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हैं उन सब के साथ मिलके यहाँ पे ये सब बताते हैं कि कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम बनेगा, CCS कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, AC प्लस DC दोनों करंट्स को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो लोग हैं ये सेम एक जैसा पैटर्न बनाए चार्जिंग पे, कि कोई किसी के पास ओला का चार्जर है तो वो अथर का चार्जर से भी अपने जो स्कूटर है उसको अच्छे से चार्ज कर सके। हालांकि ये अभी तक जो गवर्नमेंट है इसने बिल्कुल कंपलसरी नहीं किया है कि आप लोग मिल के ऐसा काम करिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके शायद कुछ और स्टैंडर्ड्स को चेंज कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल के चार्जिंग कनेक्टर की स्टैंडर्ड्स की, ग्लोबली कैसा काम होता है, तो चाइना में सबसे बड़ा नेशनल स्टैंडर्ड देखने को मिला। इंडिया के अंदर अभी तक कोई ऐसा नेशनल स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिला था, लेकिन चाइना के अंदर ये सबसे बड़ा है, जिसको बोला जाता है या तो GB के नाम से या फिर T के नाम से। और ये सबसे बड़ा और सबसे डेंसिएस्ट नेटवर्क भी है चार्जिंग स्टेशंस का वर्ल्ड के अंदर, चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना और साउथ कोरिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनके मामले में बहुत एडवांस कंट्री हैं। पिछले बहुत सारे दशकों से वो इस चीज़ पे काम किए जा रहे हैं। जो इंडिया में अभी एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर देखने को मिल रहा है वो चाइना में आज से 30-40 साल पहले देखने को मिल गया था, अमेरिका में आज से 50-60 साल पहले देखने को मिल गया था। तो इसीलिए वहाँ का जो एडवांस है, वहाँ की जो हम देख पा रहे हैं कि कैसे वहाँ की जो पॉलिसीज़ है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा नेशनल लेवल पे है, ज़्यादा पहले हमसे हो गई है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर उनको स्टार्ट किया जा रहा है। फिर अगर हम देखते हैं US के बारे में, तो US का कोई ऐसा नेशनल स्टैंडर्ड है नहीं। हालांकि वहाँ की कुछ जो कंपनीज है जैसे फोर्ड की कंपनी है, जनरल मोटर्स है, या उन्होंने मिल के एक नॉर्थ अमेरिकन चार्जिंग स्टैंडर्ड उसको अडोप्ट किया है, जिसको बनाया है टेस्ला ने, ताकि वो जो उनका EVs है वो टेस्ला का जो नेटवर्क है फास्ट चार्जर्स का, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर होता है अक्रॉस, उसको अडोप्ट कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। तो आज का न्यूज़पेपर होता है ख़त्म यहीं पे इसी आर्टिकल के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।